बच्चों आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सेल के बारे में। सेल, इट्स ईएमएफ एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, ये 3 टॉपिक सबसे पहले हम कवर करेंगे और इन टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर हम किरचॉफ रूल्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल होता क्या है? सेल या बैटरी कह लीजिए। जो सेल या बैटरी आप यूज़ करते हैं, बहुत सारे डेली लाइफ में हमारे यूजेस हैं। रिमोट के सेल होते हैं, आपके बाइक में बैटरी लगी हुई होती है, इन्वर्टर है और दुनिया भर के सेल या बैटरीज आप लोग यूज़ करते हैं। डायरेक्टली यूज़ ना करें बट इनडायरेक्टली आपकी लाइफ में खुद ब खुद अटैच्ड हैं वो कहीं ना कहीं। ठीक, इस वक्त आप यहाँ बैठे हैं तो यहाँ भी हो सकता है लाइट भागी हुई हो और ये इन्वर्टर से चल रहा हो, सब है ना। लाइट भागी हुई होगी तो इन्वर्टर से चलेगा और इन्वर्टर जो है वो बैटरी के ऊपर बेस्ड होता है पूरी वर्किंग। ठीक, तो पहले सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, सेल जो होता है वो हमें मेन सेल की वर्किंग वगैरह नहीं पढ़नी है, हमें सेल का ईएमएफ या उसके पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये वोल्टेज हमारा, ये चैप्टर जो हमारा वोल्टेजेस के बारे में और करंट के बारे में है ना। जब एक सेल चार्ज होता है तो चार्ज सेल आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक, सेल का सिंबल आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। ये सेल जो है अपने दोनों प्लेट्स के अक्रॉस, अपने दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस हमें ऑफर करता है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस को आप V से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि करंट को पास होने के लिए, करंट को फ्लो होने के लिए हमेशा एक क्लोज लूप की ज़रूरत होती है। ठीक, तो जब आप इसको सेल को किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो सर्किट के बाहर की अगर बात करें तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और पूरे सर्किट में फ्लो होकर आता है। लेकिन क्या इस टर्मिनल पर आकर करंट ख़त्म हो जाएगा या अंदर अंदर भी फ्लो करेगा? इसके अंदर भी कोई डायरेक्शन होगी। जब सेल कनेक्ट होता है, एक नहीं कई बार ऐसे भी होता है, हमारे जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं उनके अंदर 2-2, 3-3 सेल कनेक्टेड होते हैं। ठीक, तो बहरहाल जब एक सेल कनेक्टेड होता है तो आउटसाइड अ सेल जो करंट की डायरेक्शन होगी वो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव होगी। कोई भी डिवाइस आपकी लगी हुई है तो आउटसाइड ए सेल जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से निकल कर आती है और वापस लौटकर नेगेटिव में एंटर कर जाता है। बट क्योंकि क्लोज लूप बनाना है आपको, तो ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करता। सेल के थ्रू, सेल के अंदर भी एक करंट फ्लो करता है। और अगर डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो आप इधर से जब घूमकर जाएंगे, यहाँ से करंट सेल के अंदर एंटर करेगा तो इनसाइड ए सेल जो करंट की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, इस टाइप से इनसाइड ए सेल। ये बात समझ में आई? मतलब ये हुआ कि जब सेल सर्किट में कनेक्टेड है तो सेल के बाहर जो वायर्स हैं उनमें भी करंट दौड़ रहा है और सेल के थ्रू भी करंट अंदर अंदर पास हो रहा है। ठीक, एक और कमाल की बात सुनो। सेल के अंदर आप लोग जानते हैं एक लिक्विड, एक केमिकल फील्ड होता है, कुछ ना कुछ केमिकल होगा, बहरहाल लिक्विड हो या ना हो, एक केमिकल फील्ड होता है। तो जैसे हर चीज़ का अपना एक रेजिस्टेंस है, हर चीज़ रेजिस्टेंस ऑफर करती है कुछ ना कुछ। आपको इस छोटे से छोटा तार, वायर भी कनेक्ट करते हैं कहीं पर, तो वो भी रेजिस्टेंस ऑफर करती है। तो क्या ये इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो लिक्विड है या सॉलिड है, उसके थ्रू जब करंट पास हो रहा है लिक्विड के थ्रू, तो वो भी तो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। वो रेजिस्टेंस आपके सर्किट के रेजिस्टेंस में ऐड अप हो जाएगा। ठीक, और उसी रेजिस्टेंस को, क्योंकि वो इस सेल के साथ ही चलेगा, हमेशा इसके अंदर अटैच्ड है, जहाँ भी ले जाकर आप इस सेल को कनेक्ट करेंगे इसके साथ एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। जैसे शादी में आपने किसी की दावत करी और छोटा बच्चा साथ में, आप किसी इंसान को आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, वो बच्चा उसके साथ हमेशा हर दावत में दिखाई देगा आपको, चाहे एक आदमी की दावत हो चाहे ज़्यादा की। यही है? अच्छा। इसी तरीके से ये सेल जहाँ भी जाएगा अपने साथ वो अपना एक छोटा सा जो रेजिस्टेंस है ना उसको कैरी करके ले जाएगा सब जगह। ठीक, ये इसके साथ ही रहता। इस रेजिस्टेंस को ही हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड वी डिनोट इट बाय लेटर स्मॉल r। ठीक, इसी रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं और इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं और ये अपने आप सर्किट में जुड़ जाता है जहाँ कहीं भी सेल कनेक्टेड होगा। हर सेल का अपना एक रेजिस्टेंस होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ नेक्स्ट थिंग, जब किसी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास होता
तो वो रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप करता है अपने अक्रॉस, उसके दोनों एंड के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल निकालेंगे तो आपको एक पोटेंशियल में डिफरेंस मिलेगा। डिफरेंस का मतलब कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, ड्रॉप हो जाएगा। ठीक, अगर आप इस सेल के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप निकालें तो कितना ड्रॉप होगा वो हम ओम्स लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं। सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वही करंट इस सेल के थ्रू भी पास होगा, तो करंट तो वही रहेगा, आई मान लीजिए आप। लेकिन अगर आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है सिर्फ अक्रॉस द सेल, लिख देता हूँ यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल, तो उस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू आप ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर होता, तो यहाँ पर अगर आप V निकालें तो V इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल I और किसके, स्मॉल r के अक्रॉस, तो स्मॉल r, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा अक्रॉस द सेल। याद रहेगी इतनी बात? क्यों भाई रवान? याद रहेगी बात? आगे चलते हैं। आपने इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ लिया, आपने पोटेंशियल ड्रॉप पढ़ लिया। अब आते हैं ईएमएफ पर। देखिए जब आपने सेल को पूरा कंप्लीटली चार्ज कर दिया, ठीक, सुनो भाई सुनो, काम की बात सुनो। एक सेल बिल्कुल जब चार्ज होगा कंप्लीटली तो वो कितना ईएमएफ, कितना पोटेंशियल अपने दोनों प्लेट्स के अक्रॉस ऑफर करने की कोशिश करेगा, जो मैक्सिमम ईएमएफ क्या होता है पता है? सुना हो आपने शायद। ईएमएफ शॉर्ट में ईएमएफ ऐसे लिखते हैं, क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अबे यार कोई नहीं, बदल दिया कोई नहीं, चलो आप बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यस यू। तो आईसीएसई वाले भी गलती खा रहे हैं भाई। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके नाम में तो फोर्स आ रहा है, बट सैफ ये किसी तरह की फोर्स नहीं है। इसका नेचर कुछ इस टाइप का है जैसे फोर्स, तो ये मिसलीडिंग टर्म है, इसको रॉन्गली यूज़ किया गया है, बट जब यूज़ हो गया तो अब हम भी इसी को यूज़ करेंगे, तो ये ऐसे ही चलेगा। इसका नाम भले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन ये किसी टाइप की फोर्स नहीं है, ये होता है एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, इसकी यूनिट भी न्यूटन नहीं है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ठीक, सेल के अक्रॉस सेल जो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफर कर सकता है उसी को हम कहते हैं उसका सेल का ईएमएफ। ठीक, याद रहेगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर्ड बाय अ सेल इज कॉल्ड इट्स ईएमएफ। और मैक्सिमम पोटेंशियल कब होगा उसका? एक्चुअल में जो पोटेंशियल आपको मिलता है अक्रॉस द टर्मिनल, जिसे आप बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज भी बोल सकते हैं, वो ईएमएफ से थोड़े कम होते हैं। ईएमएफ तो मैक्सिमम वैल्यू है, एक्चुअल में आपको जो वोल्टेज मिलेंगे वो उसके ईएमएफ से कम मिलेंगे। मान लीजिए एक सेल है जिसका ईएमएफ है 12 वोल्ट्स, 12 वोल्ट का सेल है, बट आप जब उसके दोनों एंड के अक्रॉस वोल्टेज मेज़र करेंगे ना तो वो 12 से थोड़ा सा कम मिलेगा आपको, 11 मिल सकता है, 11.5 मिल सकता है, बट पूरा 12 नहीं मिलेगा। क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये दावत में आ चुका है तो कुछ ना कुछ तो खाकर जाएगा, है ना? कुछ तो खाएगा, अच्छा खासा, वो भी बिना लिफाफे के, सही बात है। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये भी थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप कर देता है अपने खुद के ही अक्रॉस। तो एक्चुअल में जो आपको मिलता है वो इसके अक्रॉस ड्रॉप होने के बाद, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है तो थोड़ा बहुत ड्रॉप हो जाता है, इसके ड्रॉप अक्रॉस होने के बाद जो बचता है वो मिलता है। ठीक, अब मैं सारी चीज़ें यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप। मान लीजिए किसी बैटरी के जो टर्मिनल हैं, टर्मिनल वोल्टेज वो V है, तो जो मैंने कहा उसका कहने का मतलब ये था कि आपको जो टर्मिनल वोल्टेज V मिलेंगे वो एक्चुअल में EMF के इक्वल नहीं होंगे। अगर EMF को हम E से डिनोट कर रहे हैं तो जो टर्मिनल वोल्टेज होंगे वो होंगे E में से आप इतना वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस उसको आप माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। ये रिलेशन होता है टर्मिनल वोल्टेज एंड EMF। ठीक, ये आपने पढ़ा होगा पहले चौथी क्लास में। हाँ भाई, चौथी में पढ़ा था, पाँचवीं, चौथी में।
तो वहीं से ही आता V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। याद रहेगा? चलो बहुत बढ़िया। एक चीज़ और सीख लो, अगर EMF को डिफाइन करने के लिए आ जाता कहीं पर, या चलते फिरते कहीं कोई रुका के आपसे पूछ ले किसी चौराहे पे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या मतलब है, तो उसे तो कुछ मत बताना कि नहीं बता, लेकिन फिर भी याद रखना आप पहले इससे स्पेलिंग पूछ लेना। खैर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो कोई सेल ओपन सर्किट में ऑफर करता है। अब ये ओपन सर्किट का क्या मतलब है? नए से नया टर्म आ रहा है आज, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है जब सेल के जो वायर्स हैं वो बंद, क्लोज नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, और ऐसी कंडीशन तब होती है जब सेल के थ्रू कोई करंट पास नहीं हो रहा होता, उसको ओपन सर्किट कहते हैं। अगर तार टूटा हुआ है तो करंट ज़ीरो हो जाएगा, और आई ज़ीरो तो आई ज़ीरो इंटू आर, ये भी ज़ीरो, तो फिर जो EMF है वो वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो ओपन सर्किट में जो वोल्टेज ये ऑफर करता है कोई सेल, वो तो EMF होता है, लेकिन जैसे सर्किट क्लोज होगा तो कुछ खुद ब खुद उसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, है ना। गिनती में एक आदमी आएगा बट खाना थोड़ा सा ज़्यादा खा के जाएगा, वो वाला है सब। ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोल देते हैं इसको। ओपन सर्किट में जो सेल वोल्टेज ऑफर करेगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश में, पोटेंशियल डिफरेंस across the cell in open circuit। ये हो गई आपकी शॉर्ट में EMF की डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इन ओपन सर्किट। जब सेल कनेक्टेड नहीं है, जब उसके थ्रू जो करंट है वो बिल्कुल ज़ीरो है, तब ये पोटेंशियल V जो है E के बराबर हो जाएगा। इसी को EMF कहते हैं, ठीक है। यूनिट क्या है इसकी? EMF की यूनिट होती है, याद रखना आप लोग, वोल्ट, ठीक। और ये फोर्स नहीं है, इट इज़ नॉट अ फोर्स। भाई मेरे बस की बात नहीं इसका फोर्स हटाना, वो मैं तो बता सकता था कि ये फोर्स नहीं। अच्छा, इसका नाम फोर्स इसके नाम में इसलिए आ रहा है, देखो जो इलेक्ट्रॉन है उनको खींचने का काम ये सेल ही करता है। इलेक्ट्रॉन तो हर चीज़ के अंदर मौजूद हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फोर्स फील करते हैं इसी की सेल की वजह से, लेकिन उसके जो वोल्टेज है उसको वो फोर्स बोल देना, यहाँ पर गलती कर दी बस उन्होंने, है ना। फोर्स तो सेल ही लगाता, बट उसके वोल्टेज जो है वो फोर्स नहीं होते, वो एक डिफरेंट क्वांटिटी है। तो उसको आपको EMF चलिए बोल रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि वो फोर्स नहीं है, वो वोल्टेजेस है। याद रहेगा? थोड़ा इसको आगे सॉल्व करके देख लेते हैं कि अगर अब कभी आपको किसी क्वेश्चन के अंदर करंट या इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना पड़ा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है V, और कोई करंट I फ्लो कर रहा है किसी सर्किट के अंदर, और उस सर्किट का जो एक्सटर्नल टोटल रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R के बराबर है, ठीक। तो आप जो इसके टोटल वोल्टेज हैं उसको ओम्स लॉ यूज़ करके V इक्वल टू IR लिख सकते हैं, I टाइम्स कैपिटल R। कैपिटल R का मतलब यहाँ पर क्या है? टोटल रेजिस्टेंस, ठीक। इंटरनल को छोड़ दो, उसके अलावा जितना रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का वो हो गया आपका कैपिटल R, ठीक। बाकी ये E माइनस आई आर ऐसे रहेगा, तो ये हो जाएगा E माइनस आई आर। अब आप चाहो तो ये आई आर उधर ले जाओ और I कॉमन ले लो इसमें से, तो हो जाएगा I टाइम्स कैपिटल R प्लस I टाइम्स स्मॉल r इक्वल टू E, और यहाँ से अगर आप I कॉमन ले लो तो हो जाएगा I टाइम्स R प्लस R इक्वल टू E। इसके बाद आप I भी निकाल सकते हैं, तो I इस इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन R प्लस R, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखना, करंट वगैरह कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल्स में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है।